नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर फर्स्ट से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पेपर फर्स्ट और इकोनॉमी, और इसमें हम देखेंगे आज के जो हमारे आरएस मेंस के क्वेश्चंस। तो इसमें जो हमने पहला जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और पहला जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। इसको मतलब 2 नंबर में यानी 15 शब्दों में आपको समझाना है। तो आप लिख सकते हैं कि किसानों के जोखिम को कम करते हुए फसलों की सुरक्षा, रबी की 2%, खरीफ की 1.5%, वो बागवानी या नकदी की 5% प्रीमियम पर बीमा कवर, बीमा नहीं करवा सके किसानों को भी शामिल किया जाना, यानी अभी सभी किसानों को शामिल हो गए अभी इसमें। तो ये हमने जो लिखा है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें एक तो डेट लिख सकते थे, और वो हमने एक ईयर नहीं लिखा, वो हमने शायद मिस कर दिया। बाकी 2 नंबर में या 2 नंबर के लिए 15 शब्दों में जो है 5-7 जो फैक्ट होते हैं, तो हमने ज़रूर इसमें से 5 फैक्ट ऐड करने की कोशिश की है। आप बता सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे आंसर में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे वो है कि मुद्रा यंत्रीय उपायों को समझाइए। ये मतलब यानी कि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है वहाँ का क्वेश्चन है, ये आरबीआई का हम कह सकते हैं। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए उपायों को समझाइए। तो यहाँ लिखना हमने आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय क्या क्या, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और बैंक रेट, एसएलआर, ये तो हो गए इसके मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय। वो गुणात्मक उपाय शाख के रासायनिक दबाव उपायों के माध्यम से नीति दबाव जो मतलब सरकार बैंकिंग आरबीआई द्वारा बैंकों पर किया जाता है कभी कभी, उपायों के माध्यम से, साथ ही सरकार द्वारा उचित राजकोषीय नीति निर्माण से जो है मुद्रास्फीति नियंत्रण पर नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ आरबीआई का लिख दिया, केवल आरबीआई का न लिखते हुए राजकोषीय नीति में भी लिखा कि भाई उसको भी है जो राजकोषीय नीति है, तो आप उसको भी जो एक तरीके से उचित बनाया जाए, और जिससे कि मुद्रास्फीति में नियंत्रण जो लाया जा सकता है या कमी की जा सकती है। केवल आरबीआई के भरोसे या आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी में संशोधन करने से हम जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारा आंसर है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर के लिए कि आईडीए क्या है, आईडीए से आप क्या समझते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आईडीए विश्व बैंक की एक संस्था है, मतलब सहयोगी संस्था ये अंग है उसका, और सदस्य देशों को अल्प ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण देता है। यानी कि हमने ये भी लिख दिया कि ये है क्या, तो ये विश्व बैंक का ही एक अंग है, मतलब एक संस्था है, और ये जो है सदस्य देशों जो इसके सदस्य होते हैं उनको अल्प ब्याज दर पर, मतलब ब्याज अल्प कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण देते हैं, छोटी ब्याज कम लेते हैं लेकिन ऋण ज़्यादा देते हैं। इसे विश्व बैंक की उधार देने की खिड़की भी कहा जाता है। तो ये भी हमने इसमें जो मेंशन कर दिया। अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे आंसर में जो सुधार या इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है 50 शब्दों के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन कि सतत विकास आर्थिक विकास की संतुलित अवधारणाएं व्याख्या कीजिए। मतलब जो सतत विकास है वो आर्थिक विकास की संतुलित व्याख्या अवधारणा है। तो आपको ये बताना है व्याख्या करके कि क्या है या नहीं है तो फिर किस प्रकार है। हमने यहाँ लिखा कि सतत विकास उपलब्ध संसाधनों का उचित एवं सार्वभौमिक उपयोग और आवंटन है, जिसे पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखते हुए भावी पीढ़ी के विकास की कल्पना की जाती है। ये हमने सतत विकास का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। कई बार हो जाता है कि मतलब वर्ड बोलना चाहते हैं तो बीच बीच में मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम जैसे थोड़ा रोक के बोलते हैं तो वो एग्जैक्ट वर्ड उसको हम बोल पाते हैं। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है तो उसकी जो है परिभाषा ये है। अब देखो इसमें सतत विकास की हम जो बात करते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं कि भाई जो सतत विकास है, अगर केवल सतत विकास के बारे में पूछा जाए तो ये भी लिख सकते हैं इतना। तो ये अलग से दो दो मतलब नंबर की ये परिभाषा तैयार हो सकती है हमारी कि भाई उपलब्ध संसाधनों का उचित एवं सार्वभौमिक उपयोग करते हुए आवंटन, जिसे पर्यावरणीय मानकों में को बनाए रखते हुए भावी पीढ़ी के विकास की कल्पना की जाती है, वो हमारे सतत विकास हो गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अब हमने लिखा आगे कि सतत विकास समावेशी विकास की अवधारणा बंद सामाजिक एवं भौतिक लक्ष्यों को पूरा करते हुए आर्थिक विकास को बनाए रखता है। तो ये सही बात है, हमने ये लिखा कि सतत विकास है वो मतलब समावेशी विकास जो है वो बन सकता है, और की अवधारणा बनकर सामाजिक व भौतिक लक्ष्यों, क्योंकि देखो सरकारों के भी या कोई भी जैसे हमारे
संविधान में भी है, या हमारी जो प्रस्तावना उसके भी आदर दर्शन है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की तो सामाजिक प्राप्ति, तो ये हमें जो है भौतिक और जैसे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब भौतिक और सामाजिक लक्ष्य जैसे इस प्रकार हो गए हैं कि आप भौतिक लक्ष्यों के रूप में हमें जीडीपी 9 पॉइंट समथिंग लानी है, 10% हमारे जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। ये हो गया एक तरीके के भौतिक आंकड़े, हमारे फिजिकली जो फैक्ट इसको कह सकते हैं। सामाजिक यानी कि हमने असमानता दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है, ये जो समाज में एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि लानी है, तो ये हम कह सकते हैं वो हमारी अशिक्षा को दूर करना है। तो ये जो हमारे सभी हो गए एक तरीके से सामाजिक जो लक्ष्य हो गए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमएफ में किए गए सुधारों की व्याख्या कीजिए। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें क्या क्या सुधार किए गए, तो वो हमने कुछ इस प्रकार लिखे कि आईएमएफ वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व एवं नियंत्रण के साथ सुधार करता है। आईएमएफ में यूरोपीय एवं अमेरिका की हिस्सेदारी 6% से कम है। भारत की 2.75% वृद्धि, चीन की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ साथ चीन की मुद्रा रेनमिनबी युआन को भी एसडीआर में शामिल, भारत व ब्राज़ील को शीर्ष 10 में शामिल, साथ ही ब्रिक्स एवं AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट बैंक है आदि मंचों में आईएमएफ के सुधार के लिए मजबूर किया है। तो आईएमएफ में जो हाल ही में सुधार हुए तो काफ़ी देखे गए, इसमें हिस्सेदारी के साथ साथ बाकी जो ब्रिक्स बैंक बन गए हैं या एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक बनी है उसके माध्यम से आईएमएफ में कहीं कहीं सुधार होने लगे। ये इसको एक तरीके से प्रतिसंतुलित करने वाली संस्थाएं बन गई है। तो जो मजबूर कर दिया गया है आईएमएफ को सुधार के लिए, और सुधार अपेक्षित हैं, तो ये ज़रूर एक तरीके से हमने इसमें ये पॉइंट मेंशन करने की कोशिश की। अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिसमें हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि सरकार ने एफडीआई को बढ़ाने संबंधी विभिन्न उपाय किए हैं परंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिली है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें पक्ष विपक्ष दोनों लिखें और हमें जो एक अंत में जो पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है, तो यहाँ हमने लिखा है कि सरकार एफडीआई को बढ़ाने के लिए उदारीकरण वैश्वीकरण की नीतियाँ लागू की। सबसे पहले तो हमने जो एलपीजी मॉडल लेके आए, तो एलपीजी मॉडल लेके आएंगे तभी तो कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम करेगी, तभी तो वो यहाँ इन्वेस्ट करेगी। अब बाहर की कंपनियाँ आने में यहाँ झिझक जाती हैं क्योंकि इतनी हमारी जो है यहाँ मतलब कागजी कार्रवाई है, इंस्पेक्टर राज हैं, वो सब खत्म करेंगे और यहाँ काम करने के लोगों को आसानी मिलेगी। बहुत सारे टैक्स ये जटिल कर रचना होगी तो वो कैसे काम करेंगे। तो इस वजह से हमने सबसे पहले तो है जो एलपीजी मॉडल लागू किया। फिर है एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई आदि मार्गों को प्रोत्साहन किया गया। मतलब एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे एफडीआई डायरेक्ट आप कोई कंपनी है जो इंडिया में निवेश करती हैं वो 10% तक अपनी हिस्सेदारी का। एफआईआई मतलब यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जो है शेयर मार्केटिंग कमोडिटी मार्केट इसी में ही मतलब सेबी के माध्यम से आप जो है यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये संस्थागत निवेश हो गया। यानी पोर्टफोलियो जो निवेश एक तरीके से, तो ये जो अलग अलग प्रकार से हमारे एफडीआई आती है भारत में, उसका जो हमने लिखा आदि मार्गों को प्रोत्साहन दिया जिससे विदेशी पूंजी एवं तकनीकी से विकास हो सके। तो विदेशी पूंजी भी आई हो, तकनीक भी आई भारत में। और आगे हमने लिखा परंतु हमारी जटिल कर संरचना, नीतिगत पंगुता, राजनीतिक जो है अस्तित्व, भू अधिकरण, भ्रष्टाचार, लाल फीतेशाही आदि कारणों से भारत में निवेश पर अवसर नहीं बल्कि जोखिम नजर आता है। तो देखिए हमने ये लिख दिया यहाँ पे कि भाई ये तो जटिल कर संरचना है, नीतिगत पंगुता भी है, हमारी नीतियाँ इतनी कठिन है मतलब उलझी हुई है कि वो समय के साथ हमें सेंस करनी चाहिए लेकिन वो सेंस नहीं कर पा रहे हम, ये पुराने डरे पे चल रहे हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता मतलब कभी कभी पार्टियां चेंज हो रही, सरकारें यानी कि अभी जैसे सरकारों में एक स्टेबिलिटी आई है, पहले जो हम देखते गठबंधन की सरकारें थी ज़्यादातर भू अधिग्रहण की समस्या, मानी आप जब भी वो कहते हैं ना लैंड एक्विजिशन की जो प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही आदि जो कारण इसकी वजह से भारत में जो है इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन एफडीआई आने में दिक्कत हो रही है मुख्य मतलब जो मेनली ये देखा जाए तो। फिर देखिए इन सब अब हमने लिखा कि कुछ सुधार करने की जरूरत या अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, कहते हैं ना कि हमें कोई भी आंसर पॉजिटिव अप्रोच के साथ खत्म करना है। तो हमने लिखा इन सब कमियों को दूर करने के लिए सरकार एकीकृत कर प्रणाली मतलब जीएसटी, वेट, भूमिका, तो जीएसटी आ गई एकीकृत कर प्रणाली, वेट वैल्यू एडेड टैक्स हालांकि अब जीएसटी में शामिल हो गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को मतलब आसान बनाया जाए, ऑनलाइन आवेदन, कर छूट, हालांकि अब कर छूट भी दी जाती है, ऑनलाइन आवेदन भी की प्रक्रिया है ही, सरल नीतिकरण, नीतियाँ मतलब बहुत सरल आसान होनी चाहिए आदि के माध्यम से एफडीआई को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। तो ये सरकार ने जैसे जीएसटी इनिशिएटिव है
ये सब हम कह सकते हैं टैक्स में छूट हैं आदि जो प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से भारत में एफडीआई जो है बढ़ रही है, और देखा भी है कि भारत में एफडीआई बढ़ रही है। तो आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारा आंसर में और जो है सुधार किया जा सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को अब तक एक हरित क्रांति का अनुभव प्राप्त हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि हमारा केंद्र बिंदु अब कृषि से स्थानांतरित होकर औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए? अब देखिए ये क्वेश्चन है जो मतलब यानी कि काफ़ी 2-3 जो एस्पेक्ट्स हैं वो शामिल करके चल रहा है, और ये कहने का हरित क्रांति का अनुभव है, ठीक है, लेकिन अब हम कृषि से जो है औद्योगिक जो हमारी क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, मतलब मुख्यतः जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया और सेवाएं हो गई, मतलब सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम कहाँ आ रहे हैं, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आ रहे हैं, तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो हमें इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है, 100 शब्दों में लिखना है। तो हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि भारत की 70% आबादी गाँव में बसती है, इसलिए आज़ादी के बाद कृषि को प्राधान्यता देना जायज़ था, जो हरित क्रांति से पूर्ण हुआ। परंतु वर्तमान में हमें अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों, उद्योग एवं सेवा की ओर रुख करना चाहिए, जिसमें से औद्योगिक विकास लक्षित है। यानी कि औद्योगिक विकास के लिए हमें उद्योग और सेवा सेक्टर की ओर गति करना चाहिए। केवल मतलब यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं जो मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक तरीके से कच्चा माल मिल जाता है, और सेवा सेक्टर के लिए भी कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं डायरेक्ट, तो हम उसको पर हमें जो है गति करनी चाहिए, या फिर ध्यान देना चाहिए। फिर हमने लिखा किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का एक क्रम होता है जिसमें उसके प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का विकास होता है। जैसे कृषि हो गया प्राथमिक, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ कृषि को समझते हैं प्राथमिक, द्वितीय में उद्योग और तीसरे में सेवा क्षेत्र का विकास होता है। भारत ने क्या किया, भारत ने ये भी देख लेते हैं। भारत ने अपने प्राथमिक से सीधे तृतीय क्षेत्र को अपनाया, यानी कि भारत कृषि से सीधा उद्योगों पर कम ध्यान देते हुए सीधा हम कहाँ गए, सर्विस सेक्टर में आ गए। इसलिए भारत की सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्रीज है वो मतलब यानी कि काफ़ी डेवलप हो गई हैं, और काफ़ी जो एक तरीके से रेवेन्यू का मतलब यानी कि सरकार की आय का एक स्रोत भी है, कि हम बहुत सारे जो है ऐप हैं या फिर हम कह सकते सॉफ्टवेयर है या टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बाहर बहुत भेजते हैं। इस कारण अब भारत को अपने लक्षित औद्योगिकरण की ओर ध्यान देना आवश्यक है। तो हमने जो सर्विस सेक्टर की ओर डायरेक्ट मूव कर लिया था, इसलिए अब हमें औद्योगिक सेक्टर की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ कृषि मानसून आधारित वो अनिश्चितता पर निर्भर है, जबकि उद्योगों में कृषि की अपेक्षा अधिक स्थायी रोजगार की संभावना है। मतलब जो हम उद्योगों में एक स्थायी रोजगार दे सकते हैं, कंपनी में बंदा काम कर रहा है तो पता तो चल रहा है कि यहाँ जो काम कर रहा है मंथ कंप्लीट होने के बाद उसका जो भी होगा तो उसको जरूर सैलरी मिलेगी। लेकिन कृषि में क्या है, मतलब हो सकता है आपने खेती बुआई सब कुछ कर दिया, बारिश नहीं हुई हो या ओला गिर गया हो, या सर्दी में है जो आपके फसल खराब हो गई हो, जल गई हो, नष्ट हो गई हो। और यहाँ हम आगे लिखे आज विदेशी निवेश भी कृषि में कम बल्कि उद्योगों की ओर रुख कर रहा है। तो मतलब ये भी हमने एक पॉइंट दिखाया कि भाई जो है विदेशी निवेश वो कहाँ आ रहा है, या तो उद्योगों में या सर्विस सेक्टर में आ रहा है, तो कृषि में कम आ रहा है, जिससे कच्चे माल रूपी कृषि व संबंधी जो क्षेत्रों में विकास होगा। तो जिससे कच्चे माल रूपी कृषि है संबंधित क्षेत्रों का विकास होगा, मतलब कच्चा माल उठेगा कृषि से, उद्योगों में ज़्यादा निवेश होने से तो क्या फ़ायदा मिलेगा, और भी संबंधित क्षेत्र है उसका भी विकास होगा। उद्योगों के विकास में अधिशेष उत्पादन कृषिगत विकास को बढ़ाएगा, यानी कि मतलब उद्योगों के विकास से अधिशेष उत्पादन होगा, और वो क्या करेगा, कृषि को बढ़ावा देगा, कृषि कच्चा माल वहीं से मिलेगा तो कृषिगत जो विकास है उसको बढ़ाएगा। भारत का पहले से विकसित सेवा और सॉफ्टवेयर व तकनीकी निर्यात से आयात के व्यय को कम कर रहे हैं, वैसे ही उद्योग मतलब भारत का सेवा सेक्टर है वो मतलब सॉफ्टवेयर निर्यात करके जो एक तरीके से व्यय को कम कर आयात का व्यय को कम कर रहे हैं, वैसे ही उद्योगों का विकास स्थायी रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, महंगाई नियंत्रण के साथ कृषि आधारित उद्योगों को स्थायी तो प्रदान करेगा। तो कृषि आधारित जो उद्योग होंगे उनको भी स्थायी तो प्रदान करेगा, ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करेगा, स्थायी रोजगार देगा। हमने उद्योगों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, तो हमने ये बता दिया कि ये जो इसके फायदे हो सकते हैं। तो अंत में हमने क्या लिखा कि अतः भारत को अपने उद्योगों को विकसित करने से कृषि पर प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, मतलब उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो दोनों क्षेत्रों में स्थायित्व के साथ साथ सेवा क्षेत्र को अधिशेष उत्पादन से विकसित करेगा। भारत की 70% जो ग्रामीण आबादी है इस क्षेत्र में योगदान देकर ग्रामीण आधारित जो सुविधाओं का विकास वो शहरी ग्रामीण असमानता को दूर करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो शहरी हमारी जो एक तरीके से शहर और ग्रामीण भाग में जो एक तरीके से असमानता है वो दूर होगी, और साथ ही रोजगारों के नए नए रोजगार सृजन हो गए,
और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्र में 70% आबादी उसको रोजगार मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। और उनके जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, कहते हैं किसी देश की जीडीपी ग्रोथ को देखना है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय को देखिए, ये एक ऐसा मानक होता है इकोनॉमी में, उसके आधार पर देखा जाता है। तो ये जो हमने इसमें अपने सारे एस्पेक्ट को जो है अपनी तरफ के से ऐड करने की कोशिश की। अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हम इस आंसर में सुधार कर सकते हैं। हालांकि ये जो किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन उठाया था हमने वहाँ से, तो ये मतलब यानी यूपीएससी की तर्ज पर क्वेश्चन बनाया हुआ है कि वहाँ से जो यूपीएससी के जो इकोनॉमिक क्वेश्चन थे उसी को बस राजस्थान के आरएस के एग्जाम में मतलब यानी कि वहाँ से बना लिया। तो देखो कई बार होता भी है, आजकल यूपीएससी आरपीएससी भी यूपीएससी की बॉडी नकल करती हैं, मतलब मिलती जुलती, तो हो सकता है ये हमारे काम भी आ सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा जो इनिशिएटिव पसंद आया होगा, और आप भी हर क्वेश्चन में जो अपना सजेशन या कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जारी रहेगी। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।